दुनिया की सियासत आज चार बड़े धमाकों से हिल गई है। व्हाइट हाउस से लेकर यरूशलेम की अदालत और लेबनान के शरणार्थी कैंप तक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे मध्य पूर्व में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने सऊदी अरब को टॉप ऑफ द लाइन यानी F-35 देने का ऐलान कर दिया है, चाहे इसराइल की इसमें आपत्तियां क्यों ना हो। इसी बीच MBS ने अमेरिका में निवेश को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वहीं यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के इमाम के खिलाफ इसराइल ने उकसावे के आरोपों पर ट्रायल शुरू कर दिया है और लेबनान के सैदा शहर में इजरायली एयर स्ट्राइक ने फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में 13 लोगों की जानें ले ली हैं, जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की है कि सऊदी अरब को अब टॉप ऑफ द लाइन यानी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने कई बार चिंता जताई है कि ऐसे सौदों से उसका क्षेत्रीय और सैन्य वर्चस्व कमजोर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि रियाद को वही उच्च श्रेणी वाले मॉडल मिलेंगे जो इजराइल को दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे पता है कि वे आपको कम क्षमता वाले विमान देना चाहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे आप खुश होंगे। सऊदी अरब हमारा बड़ा सहयोगी है, इजराइल भी बड़ा सहयोगी है और मेरी नज़र में दोनों देशों को सबसे बेहतरीन हथियार मिलने चाहिए। इस घोषणा के बाद इजरायली लॉबी समूह यानी ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका ZOA ने ट्रंप की योजना की तीखी आलोचना की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि सऊदी अरब को F-35 बेचने से इजराइल की क्वालिटेटिव यानी मिलिट्री एज क्षेत्रीय स्तर पर उसकी सैन्य बढ़त को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। ZOA ने अमेरिकी फेडरल कानून 22 US कोड 2776H का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका पर कानूनी रूप से यह जिम्मेदारी है कि वे इजराइल की सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखे ताकि वे अपने खतरों का सामना न्यूनतम क्षति के साथ कर सके। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब ने 48 F-35 जेट्स की मांग की है, जो इजराइल की वर्तमान बेड़े संख्या से भी अधिक बताई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि ये अमेरिका की दशकों पुरानी नीति से पीछे हटने जैसा कदम होगा, जिसमें इजराइल की सुरक्षा के लिए अरब देशों को अत्याधुनिक हथियारों की बिक्री पर सीमाएं लगाई जा रही हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मध्य पूर्व में बदलती परिस्थितियों और नए रणनीतिक समीकरणों को देखते हुए वॉशिंगटन अब गठबंधनों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक ऐलान कर दिया है। MBS ने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका में अपने निवेश को $600 अरब से बढ़ाकर लगभग $1 ट्रिलियन करने जा रहा है। MBS ने रिपोर्टरों से कहा है कि आज और कल हम घोषणा कर सकते हैं कि $600 अरब अब लगभग $1 ट्रिलियन हो जाएगा और यह पूरा निवेश वास्तविक रूप से अमेरिका में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों देश टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैग्नेट्स और कई नए सेक्टर्स में ऐसे समझौते करने जा रहे हैं जो आने वाले वर्षों में भारी निवेश और नई नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। ट्रंप ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए यह भी पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि $600 अरब अब $1 ट्रिलियन होने वाले हैं। इस पर MBS ने जवाब दिया कि हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जिन डील्स पर हम हस्ताक्षर कर रहे हैं वही सही संभव बनाएंगे। ट्रंप ने इस बड़े निवेश के लिए MBS का धन्यवाद किया और कहा कि आपने अमेरिका में $600 अरब निवेश पर सहमति दी है और क्योंकि वह मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये निवेश $1 ट्रिलियन भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए मुझे थोड़ा और जोर लगाना होगा। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल हम $600 अरब को पक्का मान सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा इससे भी और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसी दौरान अमेरिका में सऊदी अरब की राजदूत प्रिंसेस रीमा बिन्त बंदर अल सऊद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि MBS और ट्रंप की मुलाकात सऊदी अमेरिका संबंधों के लिए एक अहम दिन है।
उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जो दोनों देशों में निवेश बढ़ाएंगे, नौकरियां पैदा करेंगे और क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। पूर्वी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के खतीब शेख इकरिमा साबरी मंगलवार को इजरायली अदालत में उकसावे के आरोपों का सामना करने पहुंचे। इजराइल ने अगस्त 2024 में उनके खिलाफ जो आरोप दायर किए थे वे 2022 में दिए गए 2 ताज़ियाती भाषणों और 2024 में तेहरान में हमास के पूर्व प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या के बाद उनके शोक संदेश से जुड़े हैं। यरूशलेम की मजिस्ट्रेट कोर्ट में मंगलवार की सुनवाई के दौरान अभियोग पढ़ा गया। 87 वर्षीय शेख साबरी व्हील चेयर पर अदालत पहुंचे। उनके साथ वकील और कई फिलिस्तीनी समर्थक भी थे। उन्होंने अनादोलू एजेंसी से कहा कि इजरायली कब्जे की प्रथाएं अनएक्सेप्टेबल और गैर कानूनी और अमानवीय हैं। इजराइल सिर्फ उस आवाज को चुप कराना चाहता है जो अतिवादी यहूदियों की अल अक्सा मस्जिद में घुसपैठ के विरोध में उठती है। उन्होंने कहा कि उनकी हर कार्रवाई अल अक्सा मस्जिद को निशाना बनाने और हमारी उस अटल स्थिति को तोड़ने के लिए है जिसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अल अक्सा मस्जिद को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है और जो हो रहा है वह अल अक्सा का ही एक पवित्रता का एक उल्लंघन है। कब्जा करने वाली ताकतें हमारी आवाज़ और उस विरोध को ख़त्म करना चाहती हैं जो इजरायली अतिवादियों के सामने खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली अधिकारी फिलिस्तीनियों में भय फैलाकर उनके प्रतिरोध को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। बचाव पक्ष के वकील खालिद जबारका ने पहले कहा था कि आज की कार्यवाही केवल एक प्रारंभिक सत्र थी और शेख साबरी पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा कि हम अदालत से उन साक्ष्यों की मांग करेंगे जो इस आरोप पत्र को खारिज करने के लिए जरूरी हैं। ये अभियोग कब्जे की उन नस्लवादी राजनीतिक नीतियों का एक विस्तार है जिनके जरिए शेख साबरी और यरूशलेम की अन्य शख्सियतों को उनके प्रभाव और भूमिका से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वकील के अनुसार इजराइल इस मुकदमे के जरिए शेख साबरी की पूरी धार्मिक हैसियत और उनके प्रभाव को निशाना बना रहा है। वे लगातार दबाव और दक्षिणपंथी यहूदी समूहों की उकसावे भरी मुहिम का सामना कर रहे हैं जो खुले तौर पर उन्हें निशाना बनाना और हत्या की धमकियां देने तक पहुंच चुकी है। अदालत ने अभियोग पढ़ने के बाद अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय की है। अगस्त 2024 में इजरायली पुलिस ने हनिये की मौत पर ताज़ियत पेश करने के कारण शेख साबरी पर 6 महीने का अल अक्सा मस्जिद प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया था। इजराइल लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करता आ रहा है, खासकर उनकी गजा के समर्थन में दी जाने वाले खुतबों और इजरायली मंत्रियों जैसे एतमार बैन गिवीर और मोशे अराबेल द्वारा किए जाने वाले उकसावे के बीच। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक पवित्र स्थल है, जबकि यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं और दावा करते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ 2 यहूदी मंदिर थे। इजराइल ने 1967 के युद्ध में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और 1980 में पूरे शहर को जोड़ लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कभी मान्यता नहीं दी। दक्षिणी लेबनान के सैदा शहर में स्थित एन अल हिलवे फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार देर रात उसकी पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा कि हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं, हालांकि उनकी सटीक संख्या नहीं बताई गई है। सरकारी समाचार एजेंसी NNA के अनुसार कैंप के अंदर स्थित एक केंद्र पर 3 मिसाइलें दागी गईं। बड़ी संख्या में घायलों को सैदा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और पीड़ितों के लिए रक्तदान की अपील भी की गई। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमला हमास सदस्यों को निशाना बनाने के लिए किया गया था और कथित तौर पर यह सुविधा इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में इस्तेमाल हो रही थी। हमास ने इसे नागरिकों पर निर्मम हमला और लेबनान की सार्वभौमिकता पर उल्लंघन बताया है। समूह ने इजरायली दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मिसाइलें एक खुले स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद किशोरों के समूह पर गिरी। इस बीच
लेबनान के सैदा में फिलिस्तीनी गुटों ने हमले के बाद शोक में आम हड़ताल की घोषणा की और कहा कि यह हमला कुछ घंटे बाद हुआ, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी मोर्चों पर युद्ध जारी रखने की धमकी दे दी थी। इससे कुछ घंटे पहले ही इजरायली ड्रोन हमलों में दक्षिणी लेबनान के बिन्ते जबाइल और ब्लिंडा में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2024 में भी इजराइल ने एन अल हिलवे कैंप पर इसी तरह का हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 बच्चे शामिल थे। पिछले कई हफ्तों से दक्षिणी लेबनान में तनाव बढ़ता जा रहा है और इजरायली सेना कथित रूप से हिजबुल्लाह के ठिकानों और सदस्यों को निशाना बनाते हुए लगभग रोजाना हवाई हमले कर रही है। अक्टूबर 2023 से इजराइल की लेबनान पर कार्रवाई में अब तक 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 17,000 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। सितंबर 2024 में यह कार्रवाई पूर्ण सैन्य ऑफेंसिव में बदल गई थी। नवंबर 2024 में घोषित युद्ध विराम के तहत इजरायली सेना को जनवरी तक दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह हटना था, लेकिन उसने केवल आंशिक वापसी की और अब भी 5 सीमा चौकियों पर अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है।